हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या मीनिंग है इसका, और ये कब ये नोटिस में आया, मैग्नेटिज्म का मीनिंग क्या है। तो देखिए, एक कंट्री है टर्की, जिसको हम तुर्की बोलते हैं, उसमें एक शहर है मैग्नीशिया। उस मैग्नीशिया के अंदर एक अलॉय मिला। अलॉय क्या था? मैग्नेटाइट। वो जो मैग्नेटाइट हमें मिला, वो क्या कर रहा था? कुछ मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इस तरीके से जो मेटल पार्टिकल्स थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो जो मैग्नेटाइट है, इसी से नाम पड़ा है मैग्नेटिज्म। और इसका मीनिंग, इसको आगे जो फर्दर इसने किया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ओरस्टेड। तो उन्होंने क्या देखा इसके अंदर? इन्होंने देखा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। सपोज दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। उन्होंने एक चार्ज को यहाँ रखा Q। अभी ये चार्ज रेस्ट पर है। तो ओरस्टेड ने देखा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर का इस चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज इस तरीके से हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स। अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब प्रोटॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर is electrically neutral। means current carrying conductor is electrically neutral। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और ये जो चार्ज हमने क्यों रखा है, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगी, यानी कि इसका इस चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अगर फोर्स लगती तो उस केस में कूलॉम्स लॉ, जैसे हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, या हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कूलॉम में क्या था कि कोई भी दो चार्जेस हैं, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाता है और Q2 क्या करता है, इस Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाता है। यानी Q1 ने फोर्स लगाया Q2 के ऊपर, तो ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। यहाँ पर हमने पढ़ा था फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो यहाँ पर फोर्स लगी थी बिकॉज दोनों चार्जेस रेस्ट पर थे, बट यहाँ चार्ज Q तो रेस्ट पर है, बट यहाँ जो चार्ज हैं वो मोशन में है। तो क्या हुआ, एक दिन उन्होंने गलती से इस चार्ज को मूव करा दिया। तो मूव करा दिया, इसका मतलब इस चार्ज को इस तरीके से जाना चाहिए था, स्ट्रेट, बट उन्होंने क्या देखा कि ये चार्ज सीधा ना जाकर के इसका पाथ कुछ ऐसा हो गया। यानी जैसे ही इस चार्ज के अंदर वेलोसिटी आ गई, ये क्या हो गया, मूविंग चार्ज। दिस इज मूविंग चार्ज, यानी इस चार्ज के अंदर अब वेलोसिटी आ गई है। अब वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज ने अपने पाथ को ही बदल लिया। जाना चाहिए था इसको सीधा, बट ये क्या हुआ, इस तरीके से मूव हो गया। अब ये मूव हो गया तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है कि उसकी वजह से ये चार्ज ने अपना पाथ ही चेंज कर लिया। तो उन्होंने क्या देखा
कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उन्होंने कंपास निडल पास में लेकर आए। अब कंपास निडल है तो कंपास निडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन होता है। ये सारे कंक्लूजन करके एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये ऑब्जर्व किया या उन्होंने ये बताया हमें कि करंट कैरिंग कंडक्टर खुद के अराउंड एक फील्ड सेटअप कर लेता है और यह फील्ड बिल्कुल वैसी होती है जैसी फील्ड मैग्नेट्स के पास होती है। क्या कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और वो फील्ड कैसी है, बिल्कुल वैसी होती है जैसी फील्ड मैग्नेट्स के पास होती है। तो हमने क्या कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर ने क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाई। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी किसकी वजह से बनी, इसकी वजह से, यानी ये चार्ज मोशन में थे और ये चार्ज भी किस में आया, मोशन में आया। तो मोशन की वजह से क्या हो गया, इसका पाथ में चेंज आ गया, यानी कि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई। तो जब ये हम चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म तो इसके दो एस्पेक्ट होंगे। दो एस्पेक्ट का मतलब दो पहलू होंगे। क्या क्या, सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई। सबसे पहले तो ये होगा। इसमें हम पढ़ेंगे, जब बात कैलकुलेशन की आ गई तो इसमें दो हैं, एक होगा हमारे पास बायट सेवरेट लॉ, एक हमारे पास है बायट सेवरेट लॉ, और दूसरा होगा इसमें एम्पियर्स सर्किटल लॉ। यानी इसमें हम ये दो लॉ पढ़ेंगे जो हमें बताएंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई। ये इस पार्ट में आएगा। सेकंड होगा इसमें कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये इस मूविंग चार्ज पर कितनी फोर्स लगा रहा है। यानी इसके दो क्या क्या पहलू हो गए, क्या क्या एस्पेक्ट हो गए। एक तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्या हो गया, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज किसकी वजह से, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। यानी दो चीजें हो गई, एक तो कैलकुलेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, दूसरा क्या हो गया हमारे पास कि फोर्स, यानी कि ये जो चार्ज मूव कर रहा था अब इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी, एक ये पार्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी। यानी ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि यहां से कितनी प्रोड्यूस हो रही है और कहां तक प्रोड्यूस हो रही है, वो तो आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। सेकंड क्या है कि जो ये मूविंग चार्ज था, इस मूविंग चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला है कैलकुलेशन, दूसरा है फोर्स। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि करंट कैरिंग कंडक्टर ने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा बायट सेवरेट लॉ। अब बायट सेवरेट लॉ है, अब लॉ का मतलब क्या हो गया, वो चीज़ जो प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली क्या हो, प्रूव्ड हो। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा कि बायट सेवरेट लॉ आखिर है क्या। तो बायट सेवरेट लॉ किस में मदद करेगा, बायट सेवरेट लॉ मदद करेगा हमें टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो थोड़ा सा एक बार हम रिवाइंड करते हैं
हमने क्या पढ़ा, सबसे जो पहली यूनिट हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उस केस में चार्ज रुका हुआ था, उसमें हमने क्या पढ़ा, उस चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, क्या क्या उस चार्ज ने किया, फोर्स लगाया, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। जब हमारे पास सेकंड यूनिट आई तो चार्ज ने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ से हमने देखा कि उसमें करंट प्रोड्यूस हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि व्हेन चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब उसी में एक पार्ट और आ गया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी जिस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, अब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब वो जो फील्ड है वो कितनी हो रही है, कैसी हो रही है, वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। यानी कि जो हमारा मेन हीरो है वो कौन है, वो चार्ज है। चार्ज रुका हुआ था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया तो करंट बन गया। अब उसी करंट से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यानी हमने देखा है कि जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं, यानी कि जिसमें लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, तो उस केस में हम देखते हैं कि जब हम किसी हाई टेंशन वायर के नीचे खड़े होते हैं तो उसमें चर 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 की आवाज़ आती रहती है। यानी कि क्या हो रहा है उस केस में, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी फ्लो हो रही है और वहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है बायट सेवरेट लॉ। तो बायट सेवरेट लॉ एक आर्बिट्रेरी करंट कैरिंग कंडक्टर है। हमने क्या मान लिया, एक आर्बिट्रेरी करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसकी लेंथ हमने L मान ली कि ये जो वायर है इसकी लेंथ क्या हो गई, L हो गई। किसी पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि कैसी होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमें नॉलेज होनी चाहिए वेक्टर्स की और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये तो हमें चाहिए ही। इससे पहले हमने करंट पढ़ा था, करंट में हमने कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं करी थी, यानी जो भी आया था रिजल्ट वो मैग्नीट्यूड आया था। बट इस चैप्टर के अंदर हमें डायरेक्शंस की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शंस का मतलब हमें वेक्टर्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या कहा, एक पॉइंट P है इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जिसका डिस्टेंस हमने मान लिया R। डिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। और इसने यहाँ से एंगल बना रखा है थीटा। और हम क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब इसकी जो लेंथ है वो छोटी सी है। अब छोटी सी लेंथ है, इसको क्या नाम दे दिया हमने, DL दे दिया। अब इस वायर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है I। तो इस DL से भी कितना करंट फ्लो होगा, I। तो ये जो IDL बन गया, IDL, इसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। दिस इज करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनी वो कितनी बनेगी, वो छोटी सी बनेगी। यानी करंट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, करंट एलिमेंट का मतलब होता है कि वो सबसे छोटा एलिमेंट किसका, करंट कैरिंग वायर का, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने में सक्षम हो। यानी कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर का वो सबसे छोटा पार्ट जो इस पॉइंट के ऊपर या कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने में सक्षम हो, वो क्या कहलाएगा, करंट एलिमेंट कहलाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन रही है, अब करंट एलिमेंट है यानी कि छोटे से लेंथ लेकर चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो डीबी बनी वो डिपेंड कर रही थी एक तो करंट के ऊपर कि कितना करंट वहाँ से फ्लो हो रहा है, दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनी वो डिपेंड कर रही थी इस करंट एलिमेंट के ऊपर, जिसका नाम हमने क्या दिया, DL दिया। उसके बाद हमने देखा कि DB डिपेंड कर रही थी 1/r²।
1 में आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इनके बीच में जो भी सेपरेशन है उसके क्या हो रहा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो रहा है। और हमने क्या देखा कि जो dB है वो डिपेंड कर रहा था साइन थीटा के ऊपर। सर हमने एंगल लिया थीटा, बट हमने यहाँ पर क्या लिया, साइन थीटा लिया है। साइन थीटा ही क्यों लिया सर हमने, इसका क्या मीनिंग है? तो साइन थीटा का क्या मतलब हुआ, साइन थीटा देखो 0 से लेकर के 90 एंगल की बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 से लेकर के 1 होती है। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये म्यू नॉट है क्या। अब करेंगे डायरेक्शन, पर डायरेक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि म्यू नॉट है क्या, इसकी क्या यूनिट होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। क्या यूनिट होती है, टेस्ला। म्यू नॉट चाहिए हमें, तो म्यू नॉट कैसे मिलेगा, ये यहाँ गया तो ये हो गया dB पाई आर स्क्वायर, ये मिल गया हमें म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। अब फ्री स्पेस की बात हो रही है, तो फ्री स्पेस में म्यू आर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, म्यू नॉट की वैल्यू आ गई है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या यूँ बोले हम कि म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो होती है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। और म्यू नॉट की यूनिट आई थी हमारे पास टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये है म्यू नॉट की वैल्यू। अगर ऐसा लिखें हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इस बात को याद रखना है हमें। अभी जो आया हमारे पास, ये आया है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, जो इस करंट कैरिंग एलिमेंट ने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी है वो कितनी करी है, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्शन कैसे निकालें हम, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन हम कैलकुलेट कैसे करें। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल, या यूं बोल दे हम राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड पाम रूल बोल रहे हैं या राइट हैंड थंब रूल बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल का मतलब हमें राइट हैंड लेना है और पाम यानी कि हथेली, इसका यूज करना है। सपोज कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वहां पर जाएगा अंगूठा। क्या कहा हमने, जो करंट की डायरेक्शन होगी वहां पर अंगूठा जाएगा, जहां निकालना है वहां हम फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, राइट है। और जहां ये पाम आएगा वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, सपोज नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, यानी डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे से ऊपर हो गया, और मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो नीचे से ऊपर गया, तो नीचे से ऊपर अंगूठा गया, कहाँ निकालना था, यहाँ निकालना था, तो यहाँ पर उंगलियां जाएंगी, हथेली कहाँ गई, इधर आ गई, तो ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट है। समझ में आ गई। तो हमने क्या कहा
अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी है, सपोज ये करंट है और मुझे इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करंट कहाँ गया, ऊपर, निकालना कहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर उंगलियां चलेगी, हथेली कहाँ है, नीचे। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, अंदर की तरफ। अंदर क्या होता है, क्रॉस का साइन। डाउनवर्ड में हम ये यूज करते हैं और अपवर्ड में हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए इस बात को? अगर करंट यहां से यहां जा रहा है, बताओ जरा, करंट यहां से यहां जा रहा है और मुझे यहां निकालना है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड की? करंट गया इस दीवार से इस दीवार की ओर और मुझे यहां निकालना है, तो बताओ जरा कैसे होगा? हाथ कौन सा लेना है, राइट। तो यानी करंट हो गया इधर और निकालना कहाँ है, यहाँ। तो हथेली का नीचे की तरफ, यानी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, राइट है। अब उस दीवार से इस दीवार पर करंट आ रहा है और मुझे यहाँ निकालना है, तो क्या होगा इस केस में, डायरेक्शन उस दीवार से इस दीवार पर करंट की डायरेक्शन है और मुझे यहाँ निकालना है, कैसे होगा? यानी कि करंट हो गया इधर, निकालना यहाँ है, तो उंगलियां हो गई इधर, हथेली का नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे की तरफ। उस दीवार से इस दीवार पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन से इधर जा रहे हैं, तो करंट जाएगा इधर, उंगलियां जाएंगी इधर, तो क्या हो गया, नीचे की तरफ। हमें यूज करना राइट हैंड। बात समझ में आ गई? हो गया भाई। इतना करने के बाद हमें पता चल गया डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन किससे निकालेंगे हम, राइट हैंड पाम रूल से निकालेंगे। अगर इस वैल्यू को जो हमने dB निकाला है इसको हम वेक्टर फॉर्म में निकलना चाहें तो वहां से क्या होगा, तो हो जाएगा dB। अब लिख रहा हूं इसको मैं वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, वेक्टर है तो क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, मैग्नीट्यूड होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। हमने कभी पढ़ा था यूनिट वेक्टर के बारे में, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप का मतलब क्या हो गया, आई का वेक्टर अपॉन में आई का मैग्नीट्यूड। वेक्टर यही तो होता है यूनिट वेक्टर। तो dB चाहिए हमें, तो dB के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन पता करनी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के लिए हो जाएगा इनटू में आर कैप। ये पोर्शन कितना है, मैग्नीट्यूड है, आर कैप क्या आ गया, उसकी डायरेक्शन आ गई। आर कैप का मतलब यह है करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा था, हम यहाँ निकाल रहे थे, यानी अलोंग कहाँ निकालना है, आर के अलोंग निकालना हमने, तो इसलिए क्या आ गया, आर कैप आ गया। तो आर कैप का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये हो गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं आर का वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। यस, तो यहां से वैल्यू आएगी हमारे पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन में आर का क्यूब का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। हमने ये पढ़ा था A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, ये होता है A का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और साथ में एक डायरेक्शन होती है एन कैप। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, करंट क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो यह हो गया आर क्यूब, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसको हम लिखेंगे डी एल क्रॉस आर। ये फॉर्म होती है वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म, राइट। इसके बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल होंगे और जो फर्दर टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।